नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का स्वागत है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जीतू जी क्लासेज पर। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सर्दी का मौसम आ रहा है और आगे एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो अपना ध्यान रखें और अच्छी तैयारी करें भाई। दोस्तों, आज के इस टेस्ट में हम बात करने वाले हैं भाई कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। और ये जो टेस्ट है हमेशा की भांति आज भी इस टेस्ट में हम बात करेंगे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जिसमें प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट से क्वेश्चन हैं, मैथ के भी क्वेश्चन हैं। यानी कि पूरा हूबहू आपको मॉडल टेस्ट पेपर है। और ये टेस्ट पेपर आपको एग्ज़ाम में जैसा पेपर आपके आएगा उसी प्रकार का पेपर है। 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर का पेपर है भाई। 100 तो क्वेश्चन और 100 ही अंक, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है। तो अपने आप को पढ़ के ये मान के चलें, एग्ज़ाम जैसे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, वीडियो को पूरा ऐसे देखें, प्रत्येक क्वेश्चन को देखें और क्वेश्चन को हमेशा वीडियो में भी आप क्वेश्चन को पूरा ऐसे खुद पढ़ें साथ साथ में। और उसके बाद है जो आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में भी आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है भाई। उसके बाद है जो आंसर को लगाना है, क्योंकि जब आप एक बार आंसर को ऐसे मतलब लगा के आ जाओगे तो वो आपको जैसे उसको आप काट साट भी करोगे तो भी आपका वो गलत माना जाएगा। इसलिए उसको ध्यान रखें और ध्यान से एग्ज़ाम को देना है। और कैसे क्वेश्चनों को आपको मतलब सामना करना है, ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर हर रोज़ एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूले। जैसे कि पहला क्वेश्चन है अपने आज के इस क्लास का, अबुल फजल द्वारा दोस्तों अबुल फजल द्वारा अकबर के शासन के इतिहास की। तो दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है अकबर के शासन के इतिहास की लिखी गई 3 जिल्दों, यानी कि 3 जिल्दें लिखी गई है, उसका शीर्षक क्या है, मतलब शीर्षक क्या था वो आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है भाई। तो बात करेंगे दोस्तों अकबरनामा, बाबरनामा, सफर अकबर, अकबर दरबार। कमेंट करें और बताएं भाई। आप भी साथ में कमेंट करते रहें ताकि आपका है ना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। हाँ भाई, मैंने ये क्वेश्चन ऐसे राइट किए, मैंने इतने क्वेश्चन राइट किए, मेरी तैयारी यहाँ तक ठीक है, मुझे और तैयारी की आवश्यकता है। रोज़ 5 घंटे पढ़ते हैं या 7 घंटे, तो मुझे 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, ये अपना आप में पता चलेगा। तो बताएं भाई उसका शीर्षक है जो क्या था। तो दोस्तों, बात करेंगे अपन ऑप्शन नंबर 1 की, अकबरनामा। शीर्षक क्या था भाई? 3 जिल्दों का अकबरनामा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का है जो राइट ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? भाई, मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन थे? विपिन चंद्र पाल? नहीं भाई। दादा भाई नेरोजी? नहीं। लाला लाजपत राय? नहीं भाई। बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक है जो मराठी अखबार है केसरी, इनके जो संस्थापक थे, संपादक थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, काफी बच्चे डी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट है। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? बताएं भाई, भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? बताएं भाई, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी या फिर पश्चिमी? तो दोस्तों, बात करेंगे जैसे कि ये है आपका जो जैसे चारों तरफ का अपन देखें, चारों दिशाओं बात करें यहाँ पर, तो जो देखें पल्लव और चालुक्य वंश के द्वारा जो शासित जो मतलब एरिया था, जो हिस्सा था, तो बात करते हैं यहाँ पर देखिए, ये है आपका उत्तर का भाग और ये है यहाँ पर दक्षिण का भाग और ये है पूर्व और ये है पश्चिम का भाग। तो इनके द्वारा जो एरिया मतलब इनका जो शासित एरिया था वो था इस साइड में भाई, दक्षिण का एरिया था। कौन सा एरिया था? दक्षिणी एरिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट है भाई। गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा दी थी? बताएं भाई, गौतम बुद्ध ने कौन सी भाषा में शिक्षा, हिंदी, तमिल, संस्कृत या फिर प्राकृत? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है दोस्तों, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा भाई?
प्राकृत, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं भाई, नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में नहीं हुई भाई, आगरा में नहीं हुई, रंगून में हुई थी। बिल्कुल भाई, रंगून जेल में हुई थी इनकी मृत्यु। कहाँ पर हुई थी? रंगून। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? बताएं भाई, किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? बोध गया, बोध गया नहीं भाई, कुशीनगर। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, कुशीनगर में। कहां पर भाई? कुशीनगर में है जो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस मौलिक अधिकार के तहत? तो दोस्तों किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नजर में सभी लोग समान हैं? बताएं भाई। ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में मतलब रिपीट होने की संभावना है और काफी बार रिपीट हुए हैं। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून की नजर में सभी लोग समान हैं? बताएं भाई। स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बताएं भाई। तो बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की, समानता का अधिकार। तो दोस्तों समानता का अधिकार के तहत कानून की नजर में सभी लोग हैं जो समान हैं, मौलिक अधिकार के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के यहाँ पर है जो आपको ये खाली जगह है दे रखी है, जिसमें अनुच्छेद आपको बताना है इनकी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पानी के अधिकार को, दोस्तों पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। बताएं भाई इस खाली स्थान पर कौन सा अनुच्छेद आएगा? कमेंट करें भाई, कमेंट करें भाई, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अभी तक लोगों ने शेयर नहीं किया है वो भाई शेयर कर दे। तो दोस्तों बात करेंगे अपन अनुच्छेद नंबर 21 की। किसकी बात करेंगे भाई? अनुच्छेद नंबर 21 में बताया गया है कि पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा है जो माना गया है। अनुच्छेद नंबर 21 की बात करते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन स्थायी कार्यकारी का एक उदाहरण है? बताएं भाई, निम्नलिखित में से कौन स्थायी कार्यकारी का एक उदाहरण है? पीएम प्रधानमंत्री नहीं है भाई, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, जिला कलेक्टर नहीं है। अब आप मेरे को ये बताइए वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? कमेंट करें भाई, कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएं। देखें ऑप्शन नंबर ए नहीं है और डी भी नहीं है। अब दो ऑप्शन आपके लिए हैं। अगर आपको ये कंफर्म, एक बात सुनो मेरी, जब आप एग्जाम में बैठे होते हैं, अगर आपको ऐसा लग जाए कि भी यार ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, अब मैं दोनों मेरे देखो इतनी रिस्क लेनी चाहिए लास्ट में। अगर 2-4 क्वेश्चनों का जैसे आपको मतलब वो जैसे ओस्ट के हिसाब से बनाने होते हैं तो लास्ट में 2-4 क्वेश्चनों की रिस्क लेनी चाहिए। तो आप जैसे अभी मेरे को ये बता दीजिए आप रिस्क कैसे लेंगे? जैसे इन दोनों में से एक आपको सुनना है और आपके दिमाग में है भाई इस क्वेश्चन को मैं करूँगा, लेकिन देखो आपको ऐसा लगा कि ए और डी तो इसमें है नहीं, लेकिन अभी 2 ऑप्शन रहे हैं। कमेंट करके बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। अरे मैं तो बता ही रहा हूं, आप लोग भी तो बताओ। तो दोस्तों बात करेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर बी की, वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट है, वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख है? बताएं भाई, निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रमुख है? भारत के राष्ट्रपति नहीं भाई, भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये राइट है, भारत के प्रधानमंत्री हैं जो सरकार का जो प्रमुख हैं भाई, यानी कि सरकार का जो प्रमुख है वो है भारत के पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री है वो प्रमुख है भाई सरकार का। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताएं भाई, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, मौलिक अधिकार ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान, आयरलैंड संविधान, ऑस्ट्रेलियाई संविधान या ब्रिटिश संविधान? बताएं भाई। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकार है जो ये आपके
अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिकी संविधान। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो सिंपली पात जैव आरक्षित भारत की निम्नलिखित राज्य में से किस में स्थित है, बताएं भाई। सिमलीपाल जैव आरक्षित, तो दोस्तों सिमलीपाल जैव आरक्षित भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस में स्थित है, बताएं भाई। पंजाब, दिल्ली, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। पंजाब में नहीं है भाई, दिल्ली में नहीं है भाई, तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट में, तो ओडिशा। तो ओडिशा है जो हमारा इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है, ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी राइट है अपना यहां पर, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है, बताएं भाई। भारत में ताजे पानी का जल का जो प्रमुख स्रोत है वो कौन सा है। भूजल, महासागरीय जल, टैंक या जल प्रपात, बताएं भाई। कमेंट करते रहें ताकि आपको कंफर्म लगे कि भी आपका ये राइट है, और अपने दिमाग में भी रखें कि भाई मेरा ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तो दोस्तों बात करेंगे भूजल की बात करेंगे यहाँ पर अपन, ताजे जल के मतलब प्रमुख स्रोत के बारे में, तो भाई भूजल। ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। संबल नदी किसकी उपनदी है, तो दोस्तों संबल नदी किसकी उपनदी है, बताएं भाई। तो दोस्तों बात करेंगे अपन यमुना की। संबल नदी है जो यमुना की उपनदी है भाई, किसकी है, यमुना की उपनदी है। भारतीय मरुस्थल को खाली जगह मतलब कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को मतलब थार कहते हैं, सारा कहते हैं, या गोबी या आटाकामा, बताएं भाई। तो दोस्तों भारतीय मरुस्थल को है जो थार का मरुस्थल कहते हैं भाई, क्या कहते हैं भाई, थार का मरुस्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का यहां पर राइट ऑप्शन है भाई। मर्दा अपरदन रोका जा सकता है, तो मर्दा अपरदन कैसे रोका जा सकता है, बताएं भाई। तो दोस्तों मर्दा अपरदन है तो रोका जा सकता है, तो आप बात करेंगे वन रोपण द्वारा, किसके द्वारा भाई, वन रोपण के द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट है, इनके वन रोपण के द्वारा दोस्तों मर्दा अपरदन है जो रोका जा सकता है। भूलोगे नहीं, याद कर लो, रट लो। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर, पृथ्वी का देखो भाई ये है जो पृथ्वी है, ये आप देखते हैं इस प्रकार से जो लाइनें इसमें लगी हुई होती हैं, ये पृथ्वी है। तो दोस्तों पृथ्वी का जब अपने अक्ष पर ऐसे यहाँ पर ये इसकी धुरी है और इसके ऊपर ही ये मतलब देखिए आप मतलब ऐसे घूमती है ना, जैसे ये इस मतलब घूमती है इस प्रकार, तो इसको मतलब क्या कहते हैं भाई। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना कहलाता है परिक्रमण, घूर्णन, अंतरण या प्रदीप्ति। बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी के बारे में, घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना तो घूर्णन कहलाता है भाई, ध्यान रखना, घूमना तो घूर्णन कहलाता है। बिल्कुल देख के सीधा जोड़ के आप कह सकते हैं घूमना तो घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बताएं भाई। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपरदन, निष्पेक्षण, अवसादन या कोई विकल्प यहाँ पर सही नहीं है, बताएं भाई। बात करेंगे दोस्तों अपरदन की, अपरदन। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है, बताएं भाई। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षीय सतह से क्या कोण बनाता है, तो कोण बनाता है दोस्तों 67 डिग्री का। कितने का भाई, 67 डिग्री का है जो ये कोण यहां पर बनाता है। देखें जैसे कि मान लो ये है 90 डिग्री का कोण, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री है, तो अभी देखें 90 है तो भाई ये हो गया आपका 45, तो अपने को 67 यहाँ पर बनाना है, तो 67 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनेगा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समुद्र सतह में पर्पटी की मोटाई किलोमीटर में कितनी है? बताएं भाई, समुद्र सतह में पर्पटी की मोटाई कितने किलोमीटर की है, यानी कि किलोमीटर में वो कितनी है, बताएं भाई। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 5 से 10 किलोमीटर, 15 से 20, 25 से 30, 35 से 40। तो बात करेंगे यहाँ पर 5 से 10 किलोमीटर। कितनी है भाई? 5 से 10 किलोमीटर, 5 to 10। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का है जो राइट होगा। दोस्तों देखें यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर 2 है भाई, कितने हैं देखिए इस प्रकार से H2O। तो दोस्तों H2O के साथ शून्य को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? नींबू पानी नहीं भाई, सुन्ना पत्थर नहीं, बुझा हुआ सुना। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, बुझा हुआ सुना है जो यहाँ पर प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भाई, ऑप्शन नंबर सी। नींबू के रस का pH 4 है, इसका अर्थ है कि ये होता है, बताएं भाई, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करेंगे अपन यहाँ पर अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट है, अम्लीय होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी। काफी बच्चे बी बता रहे हैं यहाँ पर। अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं। तो दोस्तों अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं संख्या में बढ़ेगी या संख्या में घटेगी या आकार में घटेगी या आकार में बढ़ेगी, बताएं भाई। देखें आप लाइव देख रहे हैं जो बच्चे वो भी कमेंट करें, और जो ऑफलाइन देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों वो क्या होगी कि संख्या में बढ़ेगी भाई, क्या होगी? संख्या में बढ़ेगी, संख्या में, यानी कि अधिक ऊंचाई पर जो है मानव की लाल रक्त की कोशिकाएं हैं दोस्तों, ये संख्या में बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा? एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती हैं? तो एक समान गति, असमान गति, गति में कहा जाएगा ना, किस प्रकार की गति की बात यहाँ पर देखिए, किस प्रकार की गति में कहा जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई, आवर्ती गति या अनावर्ती गति। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर असमान गति, असमान गति। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा भाई राइट है? ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है जो वो राइट है इस क्वेश्चन का। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह देखिए यहाँ पर है जो खाली स्थान होगा, तो वह फ्यूज की बैटरी या फिर बैटरी चुंबक या अवयव की भांति व्यवहार करता है, बताएं भाई। तो वह किस भांति व्यवहार करता है? तो बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की चुंबक, यानी कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति भाई? चुंबक की भांति व्यवहार जो है वो करता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। किसी तरल लोलक की गति एक समान गति, असमान गति का उदाहरण है, आवर्ती गति का उदाहरण है या फिर अनावर्ती गति का उदाहरण है, बताएं भाई। तो दोस्तों ये है जो एक आवर्ती गति का उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? आवर्ती गति, आवर्ती गति का जो है यहाँ पर ये उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए भाई? विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है, बताएं भाई। तो दोस्तों वह शीघ्र ही पिघल जाता है, तो वह आसानी से नहीं पिघलता, वह खराब संचालन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वह शीघ्र ही पिघल जाता है, ये उसका एक जो है गुण है भाई। फ्यूज जो विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण होगा, तो आप सीधा बताएंगे वह शीघ्र ही पिघल जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का राइट है, ऑप्शन नंबर ए।
इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मैंने स्टार्ट में कहा था आपको, क्वेश्चन को हमेशा इस प्रकार देखते जाए, पूरा पढ़े भाई यहाँ तक लास्ट, इसको भी साथ में देखें क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि परिवर्तन है या नहीं है या आप भूल जाते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं आप लोग। फिर क्या है देखिए, तो इसमें अब बात करेंगे इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों जो परिवर्तन नहीं है वो बताना है। देखिए ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, बिल्कुल राइट है भाई, ये परिवर्तन है इसमें। भाप में पानी परिवर्तन करना, नहीं भाई, भाप में पानी या रासायनिक परिवर्तन एक नहीं है। दूध से दही बनाना ये एक परिवर्तन है। ताप कोयला बिल्कुल परिवर्तन है भाई। तो दोस्तों जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है वो है भाप में पानी परिवर्तन करना, ये परिवर्तन है जो नहीं है। जो नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। भाप में पानी परिवर्तन करना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। विद्युत धन परमाणु का गठन करते हैं। तो दोस्तों विद्युत धन परमाणु का गठन करते हैं। खाली स्थान यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं, रिक्त स्थान, इसको है जो यहाँ पर आपको भरना है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। अगर हेल्पफुल है, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और शेयर करें भाई। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर नकारात्मक जो है यहाँ पर आयन की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? नकारात्मक आयन। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। कौन से जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं? उपभोक्ता, उत्पादक, निवेशक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करेंगे अपन यहाँ पर उपभोक्ता की। किसकी बात करेंगे भाई? उपभोक्ता की बात यहाँ पर अपन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन भी। निम्नलिखित में से कौन से अजैव घटक हैं? तो दोस्तों कौन से अजैव घटक हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है बताना है। देखें सटान है जो दोस्तों अजैव घटक हैं, बिल्कुल राइट है। पौधे नहीं है भाई इसमें। मिट्टी की बात करेंगे तो ये अजैव घटक हैं। 1 और 3 यहाँ पर राइट है। देखिए 1 नंबर का और 3 नंबर, केवल एक नहीं, केवल बी नहीं है भाई, 2 नहीं है। 1 और 3 दोनों हैं इसमें, 1 और 3 दोनों, तीनों नहीं है क्योंकि इसमें 2 है जो वो यहाँ पर नहीं है भाई, पौधे वाला। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों 1 और 3 की। एक दांत का कठोरतम भाग होता है। तो दोस्तों एक दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? मसूड़े नहीं होते भाई, इनेमल। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, इनेमल है जो एक दांत का कठोरतम भाग जो है वो होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। फेफड़ों में वायु कोषों की एक बड़ी संख्या पाई जाती है। दोस्तों फेफड़ों में वायु कोषों की एक बड़ी संख्या पाई जाती हैं। यहाँ पर हैं जो बड़ी संख्या पाई जाती हैं, इन दोनों के बीच में क्या है भाई? रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान जो इस यहाँ पर है वो आपको यहाँ पर जो रिक्त स्थान की पूर्ति जो करनी है। फेफड़ों को स्पंजी बनावट और समुचित आकार देने के लिए तो नहीं भाई। गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए, बिल्कुल राइट है दोस्तों। संख्या पाई जाती है जो गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्रों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन होगा। ठंडा करने पर तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण, संप्रेक्षण या विसरण या ऊर्ध्ववृत्त जो है पातन। तो दोस्तों ठंडा करने पर तरल को गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है इसको आप बोलते हैं संक्षेपण जो है इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? संक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट है, संक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले खाली स्थान आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद में है कि गठन के कारण शून्य के पानी को दूधिया बना देता है। किसके गठन के कारण? तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर अपन, देखें भाई, तो CaCO3
CO3। ये देखिए CaCO3 है, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। यहाँ पर ए ऐसे स्मॉल होगा, 3 भी यहाँ पर छोटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र है जो नहीं है। बात करते हैं वन की, तो बिल्कुल है भाई, तालाब है, झील है, लेकिन बगीचा है जो दोस्तों ये एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है भाई। वन, झील और तालाब तो हैं, लेकिन बगीचा है जो वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट होगा कि प्राकृतिक परितंत्र जो नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना था। तो बात करेंगे अपन बगीचा की, किसकी भाई, बगीचा, ये नहीं है भाई प्राकृतिक परितंत्र। घेंघा रोग में सूज जाती हैं, तो घेंघा रोग में क्या सूज जाती है। घेंघा रोग में दोस्तों आंखें नहीं सूजती, जबड़ा नहीं सूजता, आमाशय जो है वो नहीं सूजता। थायराइड ग्रंथि में है जो सूजन उसमें आ जाती हैं। थायराइड ग्रंथि में किस रोग के कारण, तो घेंघा रोग जब होता है तो थायराइड ग्रंथि में है जो सूजन आती हैं। किसमें भाई, थायराइड ग्रंथि में सूजन जो है आती हैं। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, दोस्तों कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या लेना चाहिए। ग्लूकोज, विटामिन के, विटामिन सी या फिर सारा, बताएं भाई। तो दोस्तों बात करेंगे अपन यहाँ पर ग्लूकोज की, किसकी बात करेंगे भाई, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पन्न के लिए आपको जो है ग्लूकोज, दोस्तों ग्लूकोज है जो यहाँ पर लेना चाहिए। एक एरिथ्रोसाइट लगभग जीवित रहता है 1 सप्ताह, 12 महीने, 4 महीने या फिर 1 साल। तो दोस्तों बात करेंगे अपन 4 महीने, कितने भाई, 4 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक लोहे की गेंद तथा समान त्रिज्या की एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में ऊंचाई से छोड़ा गया है। भूमि पर पहुंचने के लिए उन दोनों द्वारा लिए गए समय हैं, बताएं भाई। तो लगभग होगा या फिर असमान या फिर ठीक बराबर या ठीक बराबर नहीं, बताएं। कमेंट करें भाई और शेयर करें। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट है। ऑप्शन नंबर सी है जो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट है, ठीक बराबर। कौन सा भाई, ठीक बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता। तो दोस्तों निम्न में से जो है किसका चित्रण है जो वो कपड़े पर नहीं किया जाता है, वो आपको बताना है। देखिए पट चित्र है वो कपड़े पर किया जाता है, बिल्कुल राइट है। परिचित्र है, पिछवाइयाँ जो है इसका भी जो है कपड़े पर चित्रण किया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं बताना है। तो आप बताएंगे पाने के जो है चित्रण ये कपड़े पर नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का है जो राइट ऑप्शन होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। तो दोस्तों राजस्थान के जो हैं प्रसिद्ध पखावज वादक इनमें से कौन है भाई। पंडित राम नारायण, पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद असद अली खां, उस्ताद हिदायत खां, बताएं भाई, राइट ऑप्शन के बारे में बताएं। तो दोस्तों बात करेंगे पंडित पुरुषोत्तम दास की, जो हैं राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज जो वादक हैं। देवताओं की उपनगरी के नाम से विख्यात वह स्थान जहां पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई, बताएं भाई। तो दोस्तों देवताओं की नगरी के नाम से विख्यात वो स्थान कौन सा है जहां पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, बताएं भाई। बेणेश्वर नहीं है भाई, लोहागढ़ नहीं है, मातरकुंडिया भी नहीं है। तो बात करेंगे दोस्तों पुष्कर की, पुष्कर जो है अजमेर में है भाई। कहां पर है, पुष्कर अजमेर में। डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है। तो दोस्तों डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है, बताएं भाई। एप्लिक कला से नहीं है, बंदेज से नहीं है दोस्तों, लेकिन वातिक की अगर बात करें तो वातिक से हैं जो ये संबंधित हैं। डूंगरशाही ओढ़नियां हैं दोस्तों वातिक से संबंधित हैं। वातिक किससे भाई, वातिक से हैं जो ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आप बात करें, लोकनायक या शेर राजस्थान के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों लोकनायक या शेर राजस्थान के रूप में कौन जाने जाते हैं, बताएं भाई। हीरालाल शास्त्री नहीं, महाराणा प्रताप नहीं भाई, जमनालाल बजाज नहीं, जयनारायण व्यास जी हैं जो यहाँ पर लोकनायक
या फिर शेर राजस्थान के नाम से मतलब जाने जाते हैं जयनारायण व्यास। बात करते हैं किसकी वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा किले के द्वार पर उनकी मूर्तियां लगवाई थी। बताएं भाई, किसकी वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने आगरा किले के द्वार पर उनकी मूर्तियां जो हैं लगवाई थी। तो दोस्तों जयमल और पत्ता, इन दोनों की वीरता को देखकर अकबर है जो इनकी मूर्तियां हैं जो आगरा के किले के मतलब द्वार पर जो लगवाई थी, जयमल और पत्ता की मूर्तियां हैं भाई। किस स्थान पर रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। बताएं भाई, किस स्थान पर रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है जो स्थापित किया गया है। पचपदरा बाड़मेर में नहीं, जैसलमेर में नहीं, जोधपुर में नहीं भी, तो कौन सा होगा भाई, उदयपुर की बात यहाँ पर करते हैं, उदयपुर में। कहाँ पर, उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट है भाई। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपको बताना है। तो बात करेंगे दोस्तों, जैसलमेर नहीं है, धौलपुर नहीं, सीकर भी नहीं, सॉरी करौली नहीं, सीकर नहीं, लेकिन धौलपुर है भाई। कौन सा जिला है भाई, धौलपुर। धौलपुर है जो ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, धौलपुर। जैसलमेर, करौली और सीकर नहीं है, धौलपुर अपना यहाँ पर राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, मेजा बांध। तो दोस्तों मेजा बांध बिल्कुल भीलवाड़ा में है भाई। पार्वती बांध की अगर बात करें तो ये धौलपुर में है। बिसलपुर बांध है जो बांसवाड़ा में नहीं है भाई, बिसलपुर बांध है ना। साणक सिंचाई परियोजना की बात करें तो ये बूंदी में है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पर अपना जो गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बिसलपुर बांध। तो दोस्तों बिसलपुर बांध है ये कहाँ पर है, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चीज़ें आपके लिए ज़्यादा मतलब याद रहती है जब आप ऐसी मतलब कोई चीज़ सर्च करके देखते हैं, यहाँ पे एक बार टाइप करके देखते हैं तो आपके दिमाग में सीधा आता है। मैंने उस दिन इस क्वेश्चन को वहाँ पर टाइप करके बताया था। राजीव गांधी स्थित मुख्य नहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं। बताएं भाई, राजीव गांधी स्थित मुख्य नहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें अपन हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ राइट है, लेकिन पाली नहीं भाई। जोधपुर नहीं है, जालोर नहीं है, हनुमानगढ़ बिल्कुल है और शुरू है। हनुमानगढ़ और शुरू जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये इन परियोजना से लाभान्वित है, हनुमानगढ़ और शुरू। तो सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन होगा। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। बताएं भाई, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं कहा था भाई। जवाहरलाल नेहरू जी हैं, इन्होंने मतलब कहा था। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन होगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है। बताएं भाई, देखिए कातली नदी नहीं है, बाणगंगा नहीं है, गंगर नदी नहीं है। संबल की यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों ये है जो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी संबल नदी। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। बताएं भाई, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। माई नदी नहीं हो सकती, बाणगंगा नहीं, मोरेल नहीं भाई। तो बनास नदी की यहाँ पर अपन बात करते हैं। बनास नदी का जो है जल ग्रहण जो क्षेत्र है ये है जो दोस्तों क्या है भाई, सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी। तो दोस्तों राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी भाई। वसुंधरा राजे नहीं भाई, प्रभा राव नहीं। तो बात करेंगे दोस्तों सुमित्रा सिंह की। सुमित्रा सिंह है जो ये राज्य की पहली इनके प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं जो सुमित्रा सिंह है भाई। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी। राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या है तो दोस्तों कितनी है भाई। राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। बात करेंगे 200 की भी। कितनी है भाई, 200 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी।
राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, तो दोस्तों राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भाई? उड़िया पठार, मैसा पठार, या तिब्बत का पठार, या ऊपरमाल? बताएं भाई। तो दोस्तों बात करते हैं अपन ऑप्शन नंबर ए की। उड़िया का पठार है जो ये राज्य का मतलब सबसे ऊंचा पठार है। कैसा पठार है भाई? सबसे ऊंचा पठार है। सूर्य की सीधी किरणें सर्वाधिक किस जिले में पड़ती हैं? तो दोस्तों सूर्य की सीधी किरणें सर्वाधिक किस जिले में पड़ती हैं? बात करेंगे बांसवाड़ा में। किस जिले में भाई? तो बांसवाड़ा में है जो ये पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बताएं भाई। तो दोस्तों पहला ही जो ऑप्शन है अपना ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर की बात करेंगे। जैसलमेर है जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिले की अपन बात करें तो बात करेंगे दोस्तों अपन यहाँ पर राजधानी जयपुर की। किसकी बात करेंगे भाई? जयपुर की बात यहाँ पर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अमरता देवी स्मृति पुरस्कार, अमरता देवी स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वन सुरक्षा, वानिकी, विकास क्षेत्र में, शिक्षा, पर्यटन, वीरता के संदर्भ में? सही ऑप्शन का जो है चयन करके बताएं। अमरता देवी स्मृति पुरस्कार है दोस्तों ये वन सुरक्षा और वानिकी विकास क्षेत्र में जो है जो ये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए, वन सुरक्षा वानिकी विकास क्षेत्र में अमरता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है, तो दोस्तों फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहां पर है भाई? बाड़मेर में नहीं है, उदयपुर। तो दोस्तों बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी उदयपुर में है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य है जो उदयपुर में है। कहां पर है भाई? उदयपुर में। निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अभ्यारण्य नहीं है? तो दोस्तों निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें अभ्यारण्य नहीं है? तो देखिए अलवर में है, उदयपुर में है, जैसलमेर में है, तो भाई गंगानगर में नहीं है। कहाँ पर नहीं है? गंगानगर में जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 500 नहीं भाई, 249 नहीं है, 649 है। कितनी है भाई? 649। राजस्थान में अबरक सर्वाधिक मिलता है कहां पर? राजस्थान में अबरक सर्वाधिक मिलता है तो कहां पर मिलता है भाई? जयपुर में नहीं, भीलवाड़ा की बात करेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में अबरक है जो ये सर्वाधिक मिलता है। राज्य का पहला सौर ऊर्जा आधारित, दोस्तों राज्य का पहला सौर ऊर्जा आधारित रेफ्रिजरेटर स्थापित किया गया है जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, बारा। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं यहां पर, जैसलमेर। जैसलमेर है जो यहां पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए। महमूद गजनी से युद्ध करते समय कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए? महमूद गजनी से युद्ध करते समय कौन से लोक देवता वीर गति को प्राप्त हुए? तेजा जी नहीं भाई, गोगा जी बिल्कुल राइट है दोस्तों। गोगा जी हैं जो महमूद गजनी से युद्ध करते हुए जो हैं वीर गति को ये प्राप्त हुए थे, गोगा जी। एकी आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो दोस्तों एकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? मोतीलाल तेजावत, रामनारायण चौधरी, गोकुल भाई भट्ट, या फिर ये सभी? बात करेंगे अपन मोतीलाल तेजावत की। मोतीलाल तेजावत हैं जो दोस्तों एकी आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कुमारी कालीबाई भील संबंधित थी, कुमारी कालीबाई भील संबंधित थी रास्तापाल आंदोलन से, डूंगरपुर से, उदयपुर से, अजमेर से? तो दोस्तों कुमारी कालीबाई भील रास्तापाल आंदोलन से संबंधित थी।
कहाँ से भाई? रास्तापाल आंदोलन से। गोरा एवं बादल किस रानी से मतलब रानी के संबंधी थे? बताएं भाई। गोरा एवं बादल किस रानी के संबंधी थे? रंग देवी, उमा देवी, सहज कंवर, रानी पद्मिनी। तो दोस्तों गोरा एवं बादल रानी पद्मिनी के जो हैं संबंधित थे, रानी पद्मिनी से संबंधित थे। हिंदू सुल्तान कहा जाता है, हिंदू सुल्तान कहा जाता है, मालदेव को नहीं कहा जाता भाई। महाराणा कुंभा को, तो दोस्तों बिल्कुल महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जो जन्म है दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ भाई, असलगढ़ में नहीं हुआ था। कुंभलगढ़ की अगर बात यहाँ पर करें तो कुंभलगढ़ में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ में। कहाँ पर भाई? कुंभलगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है जो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा भाई। हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों हसमत वाला शासक के नाम से जाना जाता है मालदेव को। दोस्तों हैं जो हसमत वाला शासक के नाम से भी जाना जाता है। किसको भाई? तो मालदेव को, मालदेव को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध है ये कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था दोस्तों 1544 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट ऑप्शन है। मलिनाजी के पशु मेले का आयोजन होता है, तो दोस्तों मलिनाजी के पशु मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? बाड़मेर की बात करते हैं, बाड़मेर में जो है मलिनाजी के पशु मेले का आयोजन होता है, तो बाड़मेर में भी। मैगजीन महल अजमेर में है, मैगजीन महल अजमेर में है, इसे किस शासक ने बनवाया? बताएं भाई। मैगजीन महल दोस्तों अजमेर में, कहाँ पर है भाई? आप देखें, सबसे पहले देखें मैगजीन महल, तो दोस्तों मैगजीन महल किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे अजमेर में है। फिर बात करते हैं इसे किस शासक ने बनवाया? जहांगीर, शाहजहां, अर्नोराज, अकबर। तो दोस्तों मैगजीन महल है ये अकबर ने जो है इसका निर्माण करवाया था, अकबर ने बनाया था अजमेर में भाई। तेरे ताली नृत्य किया जाता है, तो दोस्तों तेरे ताली नृत्य किया जाता है, बताएं भाई। ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा है जो ये तेरे ताली नृत्य किया जाता है, तेरे ताली नृत्य। और कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो रामदेव जी के द्वारा की गई थी, बाबा रामदेव जी, लोक देवता। अलगोजा है, तो दोस्तों अलगोजा क्या है? अलगोजा एक क्या है भाई? अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र, तत्व या ताल या घन, बताएं भाई। तो दोस्तों अलगोजा है जो एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन है यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। भद्रावती नदी में बाढ़ आने पर किस कस्बे को बचाने के लिए सुलीदेव परियोजना बनाई गई? बताएं भाई। भद्रावती नदी में बाढ़ आने पर किस कस्बे को बचाने के लिए सुलीदेव परियोजना बनाई गई? पहला ही ऑप्शन राइट है दोस्तों, करौली। ऑप्शन नंबर एक हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, करौली। व्यास परियोजना से संबंधित राज्य है, तो दोस्तों व्यास परियोजना से संबंधित कौन सा राज्य है? तो देखिए व्यास परियोजना की अपन बात करें तो राजस्थान है भाई, बिल्कुल राइट है। हरियाणा भी इसमें शामिल है, पंजाब भी इसमें शामिल है। तो आप बात करेंगे ये सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा नृत्य मेव जाति के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा नृत्य है जो मेव जाति के द्वारा किया जाता है? मालवीय नृत्य नहीं भाई, शिकारी नृत्य नहीं, रतवई नृत्य है जो दोस्तों ये मेव जाति के द्वारा किया जाता है। और नृत्यों का मैंने एक नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन मैं वीडियो बनाया है, उसका मैं जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देखें, एक भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा भाई उस वीडियो से, नृत्यों से संबंधित। जैसे कि मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर अभी बात करेंगे अपन यहाँ पर मैथ के क्वेश्चनों की। तो मैथ के क्वेश्चनों में आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन जो है मैथ के क्वेश्चन है, टोटल 10 क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग भाई देखिए, 3 संख्याओं का योग 392 हैं। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। कितना है भाई? देखिए पहली संख्या इनकी संख्या
अनुपात बी, ए अनुपात बी होगी यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी ये। इनका जो अनुपात है दोस्तों 2:3 है। कितना है भाई? 2:3 है। फिर बात करते हैं अपन, इतना है तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दोस्तों दूसरी और तीसरी, दूसरी तो भाई ये बी है जो दूसरी है, बी है जो दूसरी है। तो बात करेंगे देखिए बी अनुपात सी की, तो बी अनुपात सी का अनुपात है दोस्तों बराबर है 5:8 की। इस प्रकार से जो अगर ध्यान से देखोगे ना तो मैथ के क्वेश्चन आपको मैं बहुत इजी तरीके से समझा दूंगा। इतना है। फिर बात करते देखिए हैं तो पहली संख्या क्या है? तो भाई पहली संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो पहली संख्या यहाँ पर बतानी है। तो दोस्तों बात करते हैं देखें ए और बी की, ए अनुपात बी की। तो ए अनुपात बी होगा भाई आपका कितना हो जाएगा भाई? देखें ए अनुपात बी की बात करते हैं तो देखें यहाँ पर 10 और यहाँ पर हो जाएगा देखें 1 5 2 यहाँ पर 10 होगा 10:15। तो दोस्तों 10:15 यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन बी और बी अनुपात सी की। तो बी अनुपात सी की बात करते हैं तो देखिए बी में आगा आपका ये 15 है और फिर देखिए 8 24 हो जाएगा यहाँ पर। तो 15:24 हो जाएगा। अरे भाई देखिए ये 5 2 10 होते हैं ना, और 5 3 15 होते हैं यहाँ पर। तो ये किया 10 और 15 अनुपात, फिर 15 अनुपात इस 3 का यानी कि बी का तो है ही है वापस यहाँ। अब बात करते हैं सी की। तो सी की देखिए 8 × 3 करेंगे 24 आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिएगा भाई। 24 है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी। तो दोस्तों ये बराबर होते हैं आपके देखिए 10:15:24। कितने भाई? 10:15:24। ये जो दोस्तों जो हैं इतना, ये अगर इनको अपन बात करते हैं ए प्लस बी प्लस यहाँ पर सी, तो इन सबको यहाँ पर प्लस करते हैं। देखिए कितने अपने को यहाँ पर मिलता है। तो अपन बात करते हैं यहाँ पर देखें 3 संख्या को 392 भाई। कितने हैं? 392 जब इनको अपन प्लस करते हैं देखिए 392 × 10, 392 × 10 यानी कि पहली संख्या आपको बतानी है ना। तो पहली संख्या कौन सी भाई? ये है, यानी कि संख्या ए का मान ये है, इतना हो जाएगा। देखें उसके बाद में अगर आप इसका योग जो यहाँ पर बनाते हैं तो देखें 15 10 25 और 24 कितना का भाई? 49 यानी 49। ये 10 है ना यहाँ पर। देखें ये जो 392 है, 392 है जो आपको यहाँ पर दे रखा है ये, और ये जो 10 है, 10 गुरुजी कहाँ से लाया आप? तो 10 लाया भाई मैं यहाँ पर ए का मान, यानी कि पहली संख्या है। तो पहली संख्या आपको यहाँ पर बतानी है, इसलिए मैं ये ए वाला मान है जो यहाँ पर मैंने लगाया है, और ये 49 है जो इन सब की टोटल जोड़ है भाई। ये देखें आप, ये है ये 49। अब इसको हम करते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर प्राप्त होता है देखें 80। कितने प्राप्त होते हैं भाई? 80। तो पहली संख्या है दोस्तों वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, 80 नंबर यहाँ पर राइट है। एक संख्या के 50% का 25% 385 है, ये संख्या क्या है? तो दोस्तों एक संख्या का जो है 50% का 25% है 385। एक संख्या है कोई, उसका 50% का 25% है जो है 385। ये संख्या क्या है? तो वो संख्या क्या है आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए 385, तो दोस्तों 385 कर दीजिएगा। उसमें देखो प्रतिशत 100 में से निकलते हैं, 50% यहाँ पर निकाला है, और उसके बाद 50% में से ये 25% और आगे कह रहा है, इसलिए 100 यहाँ पर और लगाता हूँ। उसके बाद में अपन करते हैं यहाँ पर 25% इंटू ये 50%, 25% इंटू 50%। अब इनको आप सॉल्व कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर सब है जो वो आ जाएगा भाई। देखिए 1 0 से आप यहाँ पर 1 0 काट दीजिए, इस 25 को आप यहाँ 4 से काट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 5 बचता है, 5 को आप यहाँ से 2 में काट दीजिए, ये होता है 8। देखो 385 इंटू पीछे देखिए कितने रहे भाई, इस 25 से ये गए 4 बार, ये 100 का 1 0, अब ये 50 2 बार 8 385 इंटू 8। जब 385 इंटू 8 आप करते हैं, 385 इंटू 8, तो देखें 8 जो 40, फिर ये 8 0 और 30 हो जाएगा पूरा, ठीक है, यानी कि 3080। तो दोस्तों 3080 कौन से ऑप्शन में आपके यहाँ पर राइट है? तो 3080 ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर डी। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करें, 50% अम्लीय 9 लीटर दरों में कितना पानी मिलाया जाए ताकि अम्लीय सांद्रता है जो यहाँ पर 30% रह जाए। अम्लीय सांद्रता है जो 30% यहाँ पर रह जाए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके यहाँ पर जो
सही ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, 6 लीटर होगा भाई। कितने होगा भाई? 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी? बताए भाई, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की है जो कमी होगी? बात करेंगे दोस्तों 19% की यहाँ पर जो है कमी होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर बी। 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 है। बाद में पाया गया कि एक परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले उन्होंने 55 और दूसरे परीक्षार्थी का जो अंक है 43 के बदले 59 लिखा गया है। सही औसत कितना होगा? सही औसत यहाँ पर क्या होगा? बताएं भाई। देखें, परीक्षार्थियों के जो कुल अंक है दोस्तों, कुल अंक कितने हैं भाई? देखिए, कुल अंक की बात करते हैं अपन। कुल अंक है 16 तो परीक्षार्थी है और औसत है उनका 60। कितना है? 16 तो ये परीक्षार्थी, अरे ये रहे ना भाई 16 परीक्षार्थी, 16 इंटू अपन करते हैं 60। तो दोस्तों 16 इंटू 60 जब अपन करते हैं तो अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है भाई, अपने देखो 16 इंटू 60 यानी छोड़ सकी चिन्ह और 0 1, 960। कितने होगा भाई? 960। तो पहले परीक्षार्थी के अंक में जो अंतर पाया गया है ना, अंतर कितना पाएगा? ये 87 है। यहाँ पर देखिए 87 माइनस 55, यानी कि 87 के बदले इन्होंने 55 लिखा है तो ये माइनस हो जाएगा। कितना अंतर है? अंतर हो गया आपका 32। कितना हो गया भाई? अंतर हो गया 32। और दूसरे परीक्षार्थी के अंतर की अपन यहाँ पर बात करें, दूसरे का लिखा 43 के बदले इन्होंने 59 लिख दिया। 43 के बदले कितना? 59। देखिए 43 के बदले इन्होंने लिखा 59, 43 माइनस 59 तो बराबर की अपन बात करें तो 16 आ जाएगा भाई। माइनस के 16 होगी ये। किनके भाई? माइनस के 16, माइनस के 16। फिर अगर बात करें यहाँ पर जो है लिखा गया तो सही औसत कितना है? तो भाई सही औसत है जो हमको यहाँ पर निकालना है। तो सही औसत जो अपन यहाँ पर बात करते हैं सही औसत की, तो देखिए 960 जो ये अपने को प्राप्त हुए, 960 प्लस 32 ये वाले करते हैं अपन यहाँ पर, माइनस के यहाँ पर करते हैं अपन 16। ठीक है, ये वाले 16 माइनस के, जो माइनस के 16 है ना, 43 माइनस 59 के तो माइनस के 16 आया ना यहाँ पर। ठीक है, इनको करते हैं। जब आप इनको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 976। कितने भाई? 976। तो सही औसत है जो आपको यहाँ पर निकालना है तो 976/16, 976/16। जब आप ऐसे इनको सॉल्व करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 61 किस में? ऑप्शन नंबर डी है जो यहाँ पर राइट है। एक टीवी तथा मोबाइल के मूल्यों का अनुपात 5:4 है। यदि टीवी का मूल्य मोबाइल के मूल्य से 6000 अधिक है तो मोबाइल का मूल्य कितना है? मोबाइल का मूल्य है जो यहाँ पर आपको बताना है कि कितना है। देखिए एक टीवी तथा मोबाइल के मूल्यों का अनुपात 5:4 है। कितना भाई? देखिए 5:4 है। तो ये तो हो गया भाई टीवी का मूल्य। देखिए टीवी का मूल्य होगा 5x और मोबाइल के मूल्य की बात करें यहाँ पर मोबाइल के मूल्य की तो हो जाएगा अपने पास 4x। कितना भाई? 4x। फिर अपन बात करें यहाँ पर कि भाई टोटल है जो ये मोबाइल के मूल्य से 6000 अधिक है। कितना भाई? यहाँ पर 6000 जो है ये अधिक है तो मोबाइल का मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों मोबाइल का मूल्य कितना होगा? तो मोबाइल का मूल्य कौन सा भाई? ये है ना मोबाइल का 4x। तो बात करते हैं यहाँ पर देखिए 4x इंटू 6000 तो बात करेंगे 624। कितने भाई? 24000 किस में राइट है? ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट है, 24000। यदि एक किसी कार्य का भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग देखें यहाँ पर जो है एक किसी कार्य का जो 2/5 भाग है भाई। कितना भाई? 2/5 भाग 10 दिन में तथा बी इसी कार्य का 1/3 भाग है जो 5 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए तथा बी मिलकर दोनों इस कार्य को कितने दिन में है जो समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सही के लिए। देखें 9 सही 3/8 दिन का अपना यह जो है सही ऑप्शन होगा 9 सही 3/8, 9 सही 3/8। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल द्वारा तथा शेष भाग बस द्वारा तय करके 3 घंटे 20 मिनट में अपने गंतव्य के स्थान पर पहुंचता है।
यदि वह केवल बस से यात्रा करता तो अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटे 20 मिनट पहले पहुंच जाता। तो बस की साल यहाँ पर है जो आपको निकालनी है, बस की साल कितनी थी। बस की साल अपने को यहाँ पर निकालनी है, तो बस की साल है जो कितनी थी भाई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट ऑप्शन है भाई। एक घड़ी खरीदता है जिसका अंकित मूल्य है 100 तथा उसे 10% और 20% का क्रमिक बट्टा मिलता है। यदि उसे क्रय मूल्य का 10% क्रय मूल्य का यानी क्रय मूल्य का 10% घड़ी में चैन लगवाने में खर्च करना पड़ता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए वह उस घड़ी को चैन सहित किस मूल्य में बेचेगा। तो दोस्तों चैन सहित उस मूल्य को घड़ी को कितने मूल्य में बेचेगा, तो 91.08 जो है ऑप्शन नंबर डी इतने रुपये में वो बेचेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। सरल ब्याज की दर से कुछ रुपये 20 वर्ष में दोगुने हो जाते हैं, तो तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो तिगुना होने में कितना समय लगेगा बताएं भाई। तो इसका होगा भाई ऑप्शन नंबर डी राइट है 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी 40 वर्ष। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखे 90 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हैं जो मैं ये करंट के हैं, जो मैं एक साथ क्लास बनूंगा उस 10 क्वेश्चनों की बना के, जैसे कि 10 क्लासों का क्वेश्चन हो जाएगा 100 क्वेश्चन, तो मैं पूरे करंट का एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो आपने 90 में से कितने क्वेश्चन राइट किए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।